तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में हमें डीएपी खाद आखिर डालना कब चाहिए। रोपाई के समय पर डालना चाहिए, रोपाई करने से पहले डालना चाहिए या फिर रोपाई करने के बाद में डालना चाहिए, और डीएपी की कितनी मात्रा हमें डालना है। जो वैरायटियाँ कम दिनों में तैयार होती हैं उसमें डीएपी कितना डालें, जो वैरायटियाँ देर से तैयार होती हैं उसमें डीएपी कितना डालें, और डीएपी हमें डालने से हमारी फसल में, धान की फसल में क्या फ़ायदा मिलने वाला है। एकदम कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा, केवल डीएपी के बारे में नहीं बताऊंगा। इसके अलावा दूसरी कौन कौन सी खादें हमें धान की फसल में इस्तेमाल करना है, एकदम रोपाई से लेकर के और धान की कटाई तक किन किन खादों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, आज हम ये जानकारी आपको देंगे, जिसमें विशेषकर हम डीएपी के ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे। बाकी खादों के बारे में भी आपको बताऊंगा, कितना यूरिया डालना है, कितना पोटाश डालना है। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी आपके मन में अगर डाउट है या फिर कोई भी आपके मन में सुझाव है तो आप कमेंट करिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर हमें डीएपी का इस्तेमाल करना कब चाहिए। किसान साथियों, डीएपी का इस्तेमाल जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। डीएपी में मुख्य रूप से 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, जो पौधे के शुरुआती विकास, जड़ों के विकास, जड़ों के मजबूत होने में और बेहतर स्वास्थ्य के लिए काफ़ी आवश्यक ये तत्व होते हैं। डीएपी डालने के बाद में अगर हम जाने कि आखिर हमें देना कब चाहिए डीएपी अपने धान की फसल में, तो धान की फसल में डीएपी धान की रोपाई से पहले ही इस्तेमाल कर देना चाहिए। अंतिम जुताई करते समय भी आप डीएपी डाल सकते हैं या रोपाई से पहले। अगर आप रोपाई करने के बाद डीएपी डालते हैं तो डीएपी सही से काम नहीं कर पाती है। डीएपी सही से काम क्यों नहीं करती है ये भी हम बात जानेंगे, तो पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा। डीएपी को हम डाई अमोनियम फॉस्फेट के नाम से जानते हैं और ये किसान साथियों दानेदार रूप में आता है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप डीएपी का इस्तेमाल धान की रोपाई करने के बाद में करते हैं तो इससे फ़ायदा आपको कम मिलता है। कम कैसे मिलता है? क्योंकि डीएपी एक ऐसा तत्व होता है जो कम गतिशील होता है। कम गतिशील का मतलब डीएपी अगर आप ऊपर डालेंगे तो वो ऊपर ही रह जाएगा, अगर आप नीचे डालेंगे तो नीचे ही रह जाएगा, डीएपी नहीं रह जाएगा। डीएपी मौजूद फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो कम गतिशील होता है। फास्फोरस आपके पौधे के जड़ों के पास नहीं जाने वाला है, पौधे की जड़ों को फास्फोरस के पास आना पड़ता है। तो इसीलिए कभी भी आपको अपनी धान की फसल हो या कोई भी फसल हो जिसमें हम डीएपी बेसल डोज वाली खाद के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, डीएपी के अलावा कोई भी दूसरी खाद जिसमें फास्फोरस पाया जाता हो, चाहे आपका डीएपी हो चाहे एनपीके हो। एनपीके भी बहुत तरीके के आते हैं, एनपीके 12-32-16, एनपीके 20-20-13 या 10-26-26-26, एनपीके 14-25-14, बहुत सारे एनपीके आते हैं साथियों, बहुत ही क्वालिटी के रेंज के आते हैं। 20-20-20-0-13 हो गए, तो तमाम तरह के डीएपी एनपीके आते हैं जिसमें फास्फोरस उपलब्ध होता है। फिलहाल डीएपी की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फास्फोरस आमतौर पर अगतिशील होता है, यानी कि मिट्टी में ज़्यादा दूर तक ये नहीं फैल पाता है, इसीलिए इसको जड़ों के पास उपलब्ध करवाना होता है। खासकर पौधे के शुरुआती विकास में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए डीएपी जैसी खाद का इस्तेमाल बुआई के समय पर या रोपाई के समय पर आपको कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं मात्रा भी हम आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो आपकी होने वाली है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने खादों का इस्तेमाल किया लेकिन हमें उतना अच्छा रिजल्ट उसका क्यों नहीं मिलता है। केवल खाद डालने से ही आपका काम नहीं चलने वाला है, खाद को सही तरीके से डालना और सही मात्रा में डालना बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम खादों की मात्रा भी आपको बता देते हैं, कितनी मात्रा में आपको डीएपी वगैरह डालना है। उसके बाद हम बात करेंगे अगर हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो आखिर ये हमारी फसल में काम क्या करता है, हमारी फसल में ये कैसे मतलब क्या क्या लाभ करता है। तो चलिए मात्रा के बारे में जान लेते हैं। आमतौर पर यहाँ पर हम खाद की मात्रा दो तरीके से आपको बताएंगे। हमारी बहुत सारी जो धान की वैरायटी यहाँ पर हम जो खाद की मात्रा बताएंगे वो हाइब्रिड धान की वैरायटियों के बारे में बताएंगे कि हाइब्रिड धान की वैरायटियों में आप लोगों को डालना है इतनी डोज। तो यहाँ पर दो तरीके से आपको बताएंगे। एक तो वो वैरायटियाँ जो कि 120 दिन या इससे कम दिन में तैयार होती हैं, उसमें कितना खाद डालना है, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो वैरायटियाँ 120 दिन से ज़्यादा समय में तैयार होती हैं उसमें कितना खाद डालना है। यानी कि एक कम दिन वाली वैरायटी, एक देर से तैयार होने वाली वैरायटी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो किस्में 120 दिन या इससे कम दिन में तैयार होती हैं हाइब्रिड धान की किस्में, उसमें रोपाई के पहले कितना खाद डालना है। ये खादें रोपाई से पहले डालना सबसे बेस्ट रहेगा। जब आप अंतिम जुताई करते हैं उस समय पर आपको डाल देना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को डीएपी की मात्रा देनी 28 से 30 किलोग्राम। 1 एकड़ खेत में 30 किलोग्राम डीएपी पर्याप्त रहती है। यहाँ पर जो खाद की मात्रा बताएंगे वो प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगी। तो डीएपी आपको 120 दिन से कम दिनों में तैयार होने वाली वैरायटियों में लगभग 28 से 30 किलो इस्तेमाल करना है। डीएपी के अलावा यूरिया भी आप लोगों को डालना है 16 किलो। अब ये जो यूरिया है, यूरिया आप रोपाई से पहले भी डाल सकते हैं या रोपाई के 2-4 दिन के भीतर भी डाल सकते हैं। बेहतर होगा कि आप पहले डाल दीजिए, बाद में डालना चाहते हैं तो 1 सप्ताह तक आप यूरिया भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं पोटाश। पोटाश भी आपको इसी समय पर डालना है। जो एमओपी पोटाश आता है उसकी मात्रा हम जानते हैं, तो एमओपी पोटाश 11 किलो आपको डालना है। जो वैरायटियाँ जल्दी तैयार हो जाती हैं
तो ये 3 खादें विशेषकर आपको डालना है, यूरिया, डीएपी और पोटाश। 120 दिन में से कम में तैयार होने वाली वैरायटी 28 किलो डीएपी, 16 किलो यूरिया, 11 किलोग्राम एमओपी पोटाश आप लोगों को इस्तेमाल करना है। ये तो हो गई रोपाई के समय के बारे में। अब दूसरी खाद जो हम बाद में डालते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। रोपाई के 25 दिन बाद आपको यूरिया डालना है 30 किलोग्राम। 40-45 दिन पर फिर आप लोगों को यूरिया डालना है 30 किलोग्राम, और 40-45 दिन पे ही आपको पोटाश 12 किलोग्राम डालना है। पोटाश को भी हम 2 हिस्सों में बांट करके डालेंगे। पोटाश की लगभग आधी मात्रा आपको रोपाई के समय और आधी मात्रा जो है रोपाई के बाद डालना है साथियों। 40 से 45 दिन जो किस्में 120 दिन से तैयार हो जाती है उसमें। अब जिंक वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे। हालांकि जिंक जो आती है वो आप जब 25 दिन के आसपास यूरिया डालते हैं तो उसमें आप लोगों को उसी के साथ जिंक सल्फेट भी यूज़ कर सकते हैं। जिंक सल्फेट 33% वाला साथियों 6 किलोग्राम तक यूज़ कर सकते हैं, या 21% वाला 8 से 10 किलोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है जिंक के अलावा जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिंक को भी मिला करके इनका आपको मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है। इनका स्प्रे विधि से प्रयोग करना सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है और इसका ज़्यादा फायदा मिलता है। जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर आप ज़मीन में डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में पौधे उपयोग कर पाते हैं। तो इसके ऊपर आने वाले दिनों में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो को फोकस डीएपी के पर्यावरण रिच भी है। अब बात करते हैं डीएपी 120 दिन ये ज़्यादा तैयार होने वाली वैरायटियों के बारे में। 140, 145 दिन, 150 दिन वाली तैयार होने वाली वैरायटियों में इसमें रोपाई के आसपास आपको डालना है 38 किलोग्राम यूरिया डालना है, 20 किलोग्राम पोटाश डालना है, 20 किलोग्राम। ये 3 खादें रोपाई से पहले डाल लीजिए। इसके बाद रोपाई के 30 दिन के आसपास यूरिया 40 किलो डालिए, और रोपाई के 45-50 दिन के आसपास यूरिया 40 किलोग्राम और पोटाश एमओपी 20 किलोग्राम आप लोगों को इस्तेमाल कर देना चाहिए। यानी कि 20 किलो रोपाई के समय पोटाश डालना है, एमओपी वाला जो 60% आता है, और 20 किलो आपको डालना है 50 दिन के अंदर आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमने साथियों डीएपी के बारे में जान लिया, यूरिया के बारे में जान लिया, पोटाश के बारे में जान लिया, जिंक के बारे में आपको जान लिया। कुछ ड्यूरेशन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी रोपाई के समय चल रहा है। तो रोपाई के समय विशेषकर हम बेसल डोज वाली खाद डालते हैं, इसमें डीएपी यूरिया पोटाश वगैरह डालते हैं। आप चाहे तो कोई भी जो प्रोमोटर आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सागरिका वगैरह भी आप रोपाई के समय या रोपाई के 1 सप्ताह भीतर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीएपी के बारे में हमने जानना है कितनी मात्रा में आपको कम दिन वाली वैरायटी में डालना है, कितनी मात्रा में आपको ज़्यादा देर से तैयार होने वाली वैरायटी किस्मों में डालना है। अब कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं कि अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये काम क्या करता है, इससे फ़ायदा क्या होता है। किसान साथियों जैसे कि आपको पता होगा कि डीएपी में नाइट्रोजन के साथ साथ फॉस्फोरस होता है। तो नाइट्रोजन के बारे में आपको पता हो गया, पत्तियों के विकास में हरे रंग को बनाए रखने में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बढ़ावा देने में मदद करता है, और अमोनियम नाइट्रोजन धीरे धीरे मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में बदल जाता है, जिससे पौधे आसानी से इसको ग्रहण कर पाते हैं। अगर हम फॉस्फोरस के बारे में जानें, जैसे कि मैंने बताया 46% फॉस्फोरस होता है जो अत्यधिक घुलनशील होता है, और जब आप मिट्टी में इसको मिलाते हैं तो जल्दी से घुल जाता है और ये फॉस्फेट के रूप में बदल जाता है। ये जो होता है फॉस्फोरस, इससे पौधे की जड़ों के विकास में मदद मिलता है, मजबूत करता है, पौधे के भीतर भोजन को इधर से उधर जो ऊर्जा होता है उसको स्थानांतरण करने में मदद करता है, भंडारण में भूमिका निभाता है, और फल फूल बनने में मदद करता है, प्रतिरोधक क्षमता में भी काफ़ी मदद करता है, तने को मजबूत करता है, फसल गिरने से भी ये बचाता है। तो फॉस्फोरस के बारे में अगर संक्षेप रूप से डीएपी के बारे में जाने तो डीएपी पौधे को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रदान करता है, जिससे कि पौधे के शुरुआती विकास में हेल्प होता है, जड़ों के विकास में, तने के विकास में, पत्तियों के विकास में काफ़ी मदद मिलती है, जिससे पौधे में अच्छे कल ले आते हैं, अच्छी ग्रोथ मिलती है और बढ़िया ये मतलब काम करता है। तो इसका इस्तेमाल आपको शुरुआती समय में करना होता है, रोपाई के बाद में डालेंगे तो ज़्यादा काम नहीं करेगा। फिर आप ही कहेंगे कि ये हमने खादों का इस्तेमाल किया और हमारी पौधे भी कमज़ोर हो गए, फॉस्फोरस की कमी दिखेगी और जड़ों का विकास भी नहीं होगा, जिससे उत्पादन में कमी देखने को